तो 24 से पहले 22 का दूसरा बड़ा चुनाव आज पूरा हो गया। मोदी के कैंडिडेट को उम्मीद से ज्यादा वोट मिले और विरोधियों को उम्मीद से भी बहुत कम वोट मिले। जगदीप धनखड़ 528 सांसदों के वोट से देश के अगले उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। परसेंटेज टर्म में बात करें तो धनखड़ को 73% सांसदों ने सपोर्ट किया है। आज के रिजल्ट ने कई बातें क्लियर कर दी हैं। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति आदिवासी है, उपराष्ट्रपति ओबीसी है। यही तो असली डेमोक्रेसी है। विरोधी भी मानते हैं कि ऐसी सोशल इंजीनियरिंग करने वाले मोदी ही असली सोशल इंजीनियर हैं। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता शिखर पर है, ऐसा चुनाव रिजल्ट के नंबर कहते हैं। मोदी लहर का यह कहर 24 में किस पर टूटेगा, समझने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। टू-थर्ड मेजॉरिटी, लोकसभा के करीब 400 सांसदों का सपोर्ट और राज्यसभा के 125 से ज्यादा सांसदों का सपोर्ट। श्री जगदीप धनखड़ को 528 मत प्राप्त हुए हैं तथा श्रीमती मार्गरेट आल्वा को 182 मत प्राप्त हुए। मैं उत्पल कुमार सिंह, रिटर्निंग ऑफिसर, उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 2022 एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि श्री जगदीप धनखड़ राजभवन वार्ड 45 हेयर स्ट्रीट कोलकाता 700001 भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। मोदी अकेले होते तो भी ये चुनाव जीत जाते, लेकिन हर काम को ग्रैंड स्टाइल में करने वाले मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव को भी ग्रैंड बना दिया। जीत के लिए 395 वोट की जरूरत थी, मोदी ने 500 के ऊपर स्कोर किया। And I'm also so happy that it is a very decisive victory and it is more than 74% vote share is the one of the impressive victory. मोदी ने 24 के लिए अपना वोट बढ़ा लिया। मोदी ने 24 के लिए अपने एलाइज बढ़ा लिए। मोदी ने 24 के लिए सोशल कॉम्बिनेशन बढ़ा लिया। 22 में ही मोदी का 24 वाला पूरा नंबर गेम खुल गया। मोदी के पास कितना है, विरोधी के पास कितना है, संसद में संख्या बल की पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। Nation is blessed to have a son of a farmer, an eminent jurist as the Vice President of India. And I think both Prahlad ji as the Parliamentary Affairs Minister and I as the Leader of the House are very fortunate that we'll get a chance to work with Honorable Shri Jagdeep Dhanakhar ji, the Vice President of India. मोदी के विरोधियों ने मोदी को घेरने के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव को मौके की तरह इस्तेमाल करना चाहा। राहुल गांधी ने मार्गरेट आल्वा को कैंडिडेट बनाकर नॉर्थ और साउथ का इक्वेशन बनाने की सोची। शरद पवार ने महाराष्ट्र का बदला लेने के लिए मोदी विरोधियों को एकजुट करने का प्लान बनाया। प्रेसिडेंट इलेक्शन में मोदी की कैंडिडेट को वोट देने वाले उद्धव ठाकरे ने भी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में मोदी के कैंडिडेट के खिलाफ वोट कराया। लेकिन मोदी का मैजिक देखिए, अपोजिशन की कैंडिडेट का अपोज करने में ममता बनर्जी सबसे आगे आ गई। जगदीप धनखड़ की कलाइयों पर राखी बांध चुकी ममता बनर्जी ने धनखड़ से वर्षों की लड़ाई भुला दी और बंगाल के पूर्व गवर्नर की राह में रोड़ा बनने की जगह वोटिंग से बाहर खड़ी हो गई। तृणमूल कांग्रेस के बायकॉट ने यूनाइटेड अपोजिशन के दावे को चकनाचूर कर दिया और मोदी विनर हो गए। टीएमसी भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, राहुल गांधी भी उम्मीदवार और भी कई लोग उम्मीदवार, तो किसके गुडविल किसके खाते में जाए। इसलिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी विपक्ष दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरे कोई वहां गिरे। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन ने ममता की पार्टी की दरार को भी सामने ला दिया। ममता ने वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन का बायकॉट करने का ऐलान किया, फिर भी टीएमसी के 2 सांसदों ने जगदीप धनखड़ के फेवर में वोट दे दिया।
टीएमसी के 2 सांसदों ने ममता बनर्जी के फैसले को नहीं माना। ममता ने वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन का बायकॉट करने का ऐलान किया था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी और उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी ममता के फैसले के उलट वोट देने पहुंच गए। जाहिर तौर पर ये वोट एनडीए कैंडिडेट जगदीप धनखड़ को मिले। ये वोट नहीं भी मिलते तो भी धनखड़ जीत जाते, लेकिन टीएमसी में हुई क्रॉस वोटिंग ने यह साबित कर दिया कि बीजेपी की रणनीति कितना आगे चल रही है। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में लोकसभा के अंदर मोदी ने वाईएसआर कांग्रेस के 22 सांसदों को अपने साथ कर लिया। बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसदों ने धनखड़ को वोट दिया। शिवसेना के 12 बागी सांसदों ने मोदी के कैंडिडेट का साथ दिया। बीजेडी के 12 और टीडीपी के 3 सांसदों ने भी धनखड़ को वोट दिया। मोदी के 303 और एनडीए घटक दलों के 33 सांसदों के साथ मोदी के नए एलाइज के नंबर जोड़ दें तो लोकसभा में मोदी का सपोर्ट फिगर बढ़कर 395 हो जाता है। पिछले हफ्ते ही इंडिया टीवी के सर्वे में यह सामने आया था कि अगर आज चुनाव हो गए तो मोदी को 543 में से 362 सीटें मिल सकती हैं। मोदी उस सर्वे के नंबर से भी आगे निकल गए। जिसके लिए एक आइडियोलॉजी और पॉलिसी नहीं रहता है, उनका सिर्फ देयर पॉलिसी इज ओनली टू सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ, अगेंस्ट बीजेपी इज द ओनली कॉमन आइडिया। बाकी और कुछ कॉमन है ही नहीं है और पॉलिसी तो है ही नहीं है। जिसके पास पॉलिसी नहीं है वो कैसे इकट्ठा होता है? सिर्फ किसी को विरोध करना ही एक पॉलिसी नहीं हो सकते, इसलिए उनका एकता नहीं है तो ये तो बोलने का जरूरत ही नहीं है। 24 के लिए लोकसभा का नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। मोदी ने 19 में जितनी सीटें जीती थी उसमें करीब 50 सीटें ऐड हो गई, जबकि यूपीए ने 19 में जितनी सीटें जीती थी वो भी घट गई। मोदी ने एनडीए को पहले से बड़ा कर दिया, यूपीए पहले से भी छोटा हो गया। उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए को नए सपोर्टर्स मिले, मगर यूपीए को कुछ नहीं मिला। शिवसेना की 2/3 फोर्स मोदी के साथ चली गई। ममता बनर्जी को लाख कोशिशों के बाद भी यूपीए के करीब नहीं लाया जा सका। टीआरएस और आप पार्टी ने यूपीए कैंडिडेट को वोट जरूर दिया, लेकिन वोट डालने से पहले उनके सांसदों ने कांग्रेस से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। 24 के चुनाव के लिए यूपीए ने एंटी मोदी मोर्चा बनाने का ख्वाब देखा था, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव ने उस ख्वाब को खंड खंड कर दिया। जगदीप धनखड़ को वाइस प्रेसिडेंट बनवाकर मोदी ने जो सियासी तीर चलाया उससे विरोधी खेमा छिन्न भिन्न हो चुका है। अभी तो टीजर दिखा है, पूरी पिक्चर 2024 में दिखेगी। 24 की वो पिक्चर कैसी होगी, इसे समझने के लिए कास्ट कैलकुलेशन समझना होगा। जगदीप धनखड़ ओबीसी के जाट समुदाय से आते हैं। यूपी, हरियाणा और राजस्थान में जाट समुदाय की बड़ी आबादी रहती है। यूपी में जाट समुदाय के 17 विधायक हैं, हरियाणा में जाट समुदाय के 25 विधायक हैं, राजस्थान में जाट समुदाय के 40 विधायक हैं। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी जीते हैं इतनी भारी बहुमत से। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इस नए दायित्व के साथ देश में एक अपना जो दायित्व है, खास करके संवैधानिक पद का जो ये दायित्व है, इसको बहुत बखूबी निभाएंगे और देश को आगे लेकर के जाएंगे। और विशेषकर जिस वर्ग से वो संबंध रखते हैं, किसान वर्ग से, किसानों की जितनी भी समस्याएं उनको देश के इस पटल पर आकर के उनको अच्छी प्रकार से समझ करके उनका सलूशन कराने में मदद करेंगे। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन हुआ तो कहा गया कि जाट किसान मोदी से नाराज हैं। एमएसपी के मुद्दे पर भी जाट किसानों को मोदी के अगेंस्ट बताया गया। राकेश टिकैत जैसे कुछ नेता किसान बनकर मोदी के खिलाफ कैंपेनिंग करने उतर गए। मोदी ने उसी जाट समुदाय के बीच से जगदीप धनखड़ को निकालकर उनको देश की दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक कुर्सी पर बिठा दिया। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने वाले पहले जाट नेता हैं। उनसे पहले सिर्फ चौधरी चरण सिंह ही संवैधानिक जिम्मेदारी वाले बड़े पद तक पहुंचे थे। मोदी ने जगदीप धनखड़ के रूप में जाट समुदाय को गर्व करने के लिए दूसरा सबसे बड़ा चेहरा दे दिया। एंटी मोदी मोर्चा की कैंडिडेट मार्गरेट अल्वा और जगदीप धनखड़ का मुकाबला तमंचे और तोप का कॉन्टेस्ट साबित हुआ। विपक्ष ने मोदी की मिसाइल को गुलेल से गिराने की कोशिश की, मगर खुद धराशायी हो गया। केजरीवाल की पार्टी ने मार्गरेट अल्वा को वोट जरूर दिया, लेकिन उसके निशाने पर भी कांग्रेस ही रही। कांग्रेस के अंदर वो गूदा नहीं है, वो मादा नहीं है, वो शक्ति नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो भूख नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ सके। अगर भाजपा से कोई राष्ट्रीय स्तर पे लड़ सकता है और उन्हें एक विकल्प दे सकता है, भाजपा का विकल्प बन सकता है,
पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी के ही हैज़ द फायर इन द बेली, जिससे और वो शक्ति है, वो दृढ़ संकल्प है, जिस संकल्प और शक्ति की वजह से वो भाजपा से लड़ भी सकते हैं, उसे परास्त भी कर सकते हैं। तो एक नेशनल और नेचुरल रिप्लेसमेंट कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पे आम आदमी पार्टी बनती जा रही है। कांग्रेस की पूरी टाइमलाइन तलाश लीजिए, राहुल गांधी की पूरी टाइमलाइन देख लीजिए, अखिलेश यादव और शरद पवार की टाइमलाइन खंगाल लीजिए। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन पर वहां एक शब्द नहीं मिलेगा। विरोधी मोदी से हारे तो मैदान छोड़कर भागे। ये बात आप समझ लीजिए। तो डरता है वो, किससे डरते हैं? कांग्रेस ने आज सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का पुराना वीडियो घुमाया। 5 अगस्त के दिन भी राहुल को सफेद शर्ट में दिखाया। आज सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही है। कांग्रेस महंगाई गेम पर आ गई है। राहुल गांधी फिर से मोदी को घमंडी बताने लगे। वीडियो गेम से राजनीति नहीं चलती, सियासत के लिए ग्राउंड समझना होता है। और ये तो मोदी के विरोधी भी मानते हैं कि मौजूदा सियासी हालात में सबसे बड़े लड़ैया मोदी ही। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनवाने का इफेक्ट सबसे पहले राजस्थान में दिखेगा, जहां अगले साल चुनाव है। राजस्थान में 10% जाट आबादी है, लेकिन 20% विधायक जाट ही बनते हैं। राजस्थान की करीब 40 विधानसभा सीटों पर जाटों का दबदबा है। लोकसभा की 5 सीटों पर भी जाट वोट निर्णायक है। हरियाणा में 18 से 20% जाट आबादी है। यहाँ की 35 विधानसभा सीटों पर जाट निर्णायक है। यूपी में जाट आबादी तो 3% ही है, लेकिन पश्चिमी यूपी में 17% जाट है, तो 50 सीटों पर जीत और हार तय करते हैं। 2019 में राजस्थान, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी की सभी जाट बहुल सीटों पर मोदी ही जीते थे। उस जीत के बाद किसान आंदोलन के नाम पर भड़काने वाली आग लगाई गई। मोदी ने अब उस आग पर बिल्कुल ठंडा पानी डाल दिया है। पिछले 20 दिनों के अंदर हुए 2 बड़े चुनावों के बाद दिल्ली की सियासी तस्वीर कुछ यूं बनती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महिला आदिवासी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जाट ओबीसी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओबीसी। देश के 3 सर्वोच्च पदों पर बैठने वाले ये 3 नेता करीब 51% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि आजादी के बाद जन्म लेने वाले 3 नेता देश के 3 सर्वोच्च पदों पर विराजमान हो रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की सोच की डायवर्सिटी है। विरोधी इसे डिकोड नहीं कर पा रहे, इसलिए बार बार मात खा जाते हैं। राहुल गांधी कभी महंगाई पर पर्चा निकाल कर पढ़ते हैं, तो कभी काले कपड़े पहनकर निकल जाते हैं। संवाद के नाम पर राहुल ले देकर बस चिड़िया उड़ा देते हैं। कांग्रेस ना तो वोट बढ़ा पा रही है, न सहयोगी बना पा रही है, न कोई सोशल कॉम्बिनेशन बना रही है। मोदी से लड़ना है तो आधे मन से नहीं लड़ा जा सकता। मोदी पूरे मन से राजनीति करते हैं, इसलिए बार बार लगातार जीत जाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।